ही का नाम ये कंबोजलाल है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। शाम के 7 बजे समय हो गया है मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी से खबरों पर चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता देते हैं आज मनी सेंट्रल में क्या कुछ खास है। शुरुआत होगी, जल्द बढ़ेगा सीजीएचएस में इलाज का खर्च। सीजीएचएस कार्ड के अगर आप होल्डर हैं तो आपके लिए एक राहत की खबर है। बोनस शेयरों के नियम होंगे सख्त, सेबी कर रहा है तैयारी। महंगाई को लेकर क्या सोच रहा आरबीआई, मिनट सामने आए पॉलिसी के, क्या है उन मिनट्स में ये जानेंगे। भारी पड़ रही इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में देरी, क्यों भारी पड़ी, कितनी भारी पड़ी, ये बताएंगे। थम नहीं रही अदानी के शेयरों में गिरावट अब यहां तक पहुंच गई है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया था कि 85% का डाउनसाइड दिख रहा है, कुछ शेयर ऐसे हैं जो इसके इर्द गिर्द पहुंच गए हैं। कौन से शेयर हैं, गिरावट क्यों नहीं थम रही है, ये जानेंगे। और क्यों नहीं बन रहा विदेशी निवेशकों का भारत पर भरोसा। दो रास्ते होते हैं विदेशी निवेश के, एफआईआईज, हॉट मनी बोली जाती है जो शेयर बाजार में आती है, और एफडीआईज जो परमानेंट मनी बोली जाती है कि आई तो टिकेगी, थोड़ा उसका जो नेचर होता है वो टिकने का होता है, वहां भी गिरावट है। क्यों नहीं, भारत अगर उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ब्राइट स्पॉट है, निवेश के लिए अच्छा विकल्प है, तो निवेश आ क्यों नहीं रहा, इसको जानने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी सीजीएचएस से। सीजीएचएस से जुड़े अस्पतालों में इलाज का खर्च बढ़ने जा रहा है। स्वास्थ्य उपचार शुल्क बढ़ाने पर विचार हो रहा है। आखिरी बार ये शुल्क 2014 में बढ़ाए गए थे। अगर आप सीजीएचएस कार्ड के होल्डर हैं तो आपने ये समस्या सुनी होगी, ये दिक्कत आपके सामने आई होगी कि जब आप अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं तो वहां बेड खाली नहीं मिलते हैं। और ये रीजन बताया जाता है उसके पीछे कि भाई सीजीएचएस पैसा बहुत कम देता है, इलाज में खर्च ज़्यादा होता है, तो इसलिए अस्पताल सीजीएचएस के कार्ड होल्डर्स को या मरीजों को थोड़ा सा कम ही तवज्जो देते हैं। सर, क्यों बढ़ाया जा रहा है ये शुल्क, पहला सवाल। और कितने कर्मचारियों को इसका लाभ होगा, दूसरा सवाल। शुभम, सीजीएचएस का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज। ये एक विशेष किस्म की सुविधा है जो केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को देती है, और इस सुविधा के तहत उन्हें रियायती दर पर या ऐसी दर पर जिस पर वो किसी अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं उसका खर्च केंद्र सरकार वहन करती है। पहले बजट से पकड़ें तो 2021 में 22 में सरकार ने करीब 674.82 करोड़ रुपए, 675 करोड़ रुपए के आसपास का हिस्सा सीजीएचएस पर बजट से खर्च किया था। 42 लाख से के आसपास कर्मचारी हैं जिनको इसका लाभ मिलता है। दुविधा और जहां से शुरू हुई और सरकार को इस पर काम क्यों करना पड़ा, उसका मतलब उसकी वजह यह थी कि जो निजी अस्पताल हैं, करीब 600 के आसपास प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहां केंद्र सरकार का कर्मचारी यदि वो सीजीएचएस में पंजीकृत है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पंजीकृत है तो वहां जाकर वो इलाज ले सकता है और उस इलाज का पैसा अस्पताल को केंद्र सरकार वापस करती है। अस्पतालों में इलाज के रेट बढ़े हैं, दवाओं के रेट बढ़े हैं, टेस्टिंग के रेट बढ़े हैं। वो बढ़े हुए रेट सीजीएचएस में कवर नहीं होते हैं, यानी केंद्र सरकार अस्पतालों को उतना पैसा नहीं देती है जितना पैसा वो एक कर्मचारी को इस सुविधा देने पर खर्च करते हैं। और इसलिए अब इसमें बढ़ोतरी की तैयारी की जा रही है। 2014 से इसकी दरें नहीं बढ़ी हैं, लंबा समय हो गया है। अस्पतालों का दबाव है कि अगर केंद्र सरकार को अपने कर्मचारियों को सुविधा देनी है तो उसे इस पर बजट एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा और सुविधाओं के रेट रिवाइज करने पड़ेंगे। रिवाइज रेट अभी नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ओपीडी जिसके ऊपर लगभग शायद 100 रुपये के आसपास का 150 रुपये के आसपास का चार्ज मिलता है, इसे बढ़ाया जाएगा और इसी तरीके से बाकी इलाज पर बढ़ोतरी की जाएगी। सीजीएचएस कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर यूँ है कि बहुत सारे अस्पताल जहां उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पाती क्योंकि वो सीजीएचएस की सीमा से बाहर हैं या महंगी हैं, वहां अगर केंद्र सरकार ने कोई बड़ी बढ़ोतरी की तो उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थोड़ी ज़्यादा सुविधाएं मिल सकेंगी। सीजीएचएस में दरें वाकई काफ़ी कम होती हैं। आप बड़े से बड़े अस्पताल में जाइए, अगर सीजीएचएस का कार्ड वो मानते हैं तो अगर उनके यहाँ का ओपीडी का पर्चा 800, 1000, 1100 रुपए का है, तब भी आपको 150 रुपये में ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने को मिलता है। वेरिएशन बड़ा है, अंतर बड़ा है, इसीलिए शायद ये मांग लंबे समय से हो रही थी कि इनके कीमतें बढ़ाई जाएँ, इनके उपचार की जो दर है इसमें बढ़ोतरी की जाए।
अगली खबर सेबी से जुड़ी। शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने बोनस शेयर जारी करने के नियमों को सख्त करने की योजना बनाई है। इसके अलावा आईपीओ और एफपीओ की अंडरराइटिंग के नियमों में भी सुधार किया जा सकता है। इस सिलसिले में सेबी की तरफ से बुधवार को कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया और सभी भागीदारों से इसकी राय मांगी गई है। सेबी बड़े एक तरीके से आपकी एक्टिव मोड में दिख रहा है, सक्रिय दिख रहा है। हर दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आप देखिए कोई कंसल्टेशन पेपर आता है, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए काम किया जाता है, कुछ नई चीजें चल रही हैं। सर, पहला सवाल, सेबी अब क्या क्या बदलने जा रहा है इस कंसल्टेशन पेपर में, किन किन चीजों का जिक्र है? बोनस शेयर और एफपीओ को लेकर, जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, इसको लेकर जो सबसे बड़ी समस्या या जो उलझन सेबी के सामने आई है वो स्टॉक एक्सचेंजेस को लेकर आई है। जो इक्विटी लिस्टेड होती है बाजार में बोनस से पहले की इक्विटी और उसके बाद की जो इक्विटी है, उसके बीच में मिसमैच के मामले पाए गए हैं जब बोनस शेयर्स या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स में इशूज अलॉट किए जाते हैं। तो सेबी ने एक शर्त रखी है कि जब तक ये मैचिंग इक्विटी की प्रॉपर नहीं हो जाएगी स्टॉक एक्सचेंजेस के लेवल से, तब तक बोनस इशू और एफपीओ लाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आंकड़े बताते हैं कि करीब 2022 में करीब 122 बोनस इशू कंपनियां लेकर आई। 122 कंपनियों ने बोनस इशू जारी किए और जिनमें कई जगह मिसमैच पाया गया स्टॉक्स की लिस्टिंग में, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड इक्विटी थी या शेयर्स थे और जो शेयर्स जारी किए गए थे। इस दुविधा को खत्म करने के लिए बोनस और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के नियम सख्त किए जा रहे हैं। जो अंडर राइटर से इशू के, उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो पहले स्टॉक एक्सचेंज से एनओसी लेकर आए कि सब कुछ ठीक ठाक है, उसके बाद कंपनियां बोनस और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जारी कर सकेंगी। इस चर्चा पत्र पर कंपनियों की, स्टॉक एक्सचेंजेस की राय मांगी गई है। सर, परपेचुअल बॉन्ड पे भी सेबी काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है और क्या होते हैं दरअसल, ये कैसे काम करते हैं? ये महत्वपूर्ण बदलाव है सेबी की तरफ से। सेबी भारत में पहली बार परपेचुअल बॉन्ड लेकर आ रहा है। परपेचुअल बॉन्ड्स का मतलब है ऐसे बॉन्ड जो कभी भी भुनाए नहीं जाते, जिनका पैसा कभी वापस नहीं होता, चिरंतन काल तक वो चलते रहते, अनंत काल तक चलते रहते। उनमें निवेश करने वालों को सालाना आधार पर या मासिक आधार पर जिस तरीके का पेमेंट प्लान होगा, एक इनकम मिलती रहती है। भारत में ऐसे बॉन्ड्स का प्रचलन आमतौर पर नहीं है। इसका एक संस्करण हमने 81 बॉन्ड के तौर पर देखा था, जो कि सेकेंडरी इक्विटी के तौर पर जारी किए जाते थे, जिनको कि बैंक जारी करते हैं, और हमने उसमें भी ताजा काफी विवाद इस बैंक के संदर्भ में देखा। पर सेबी परपेचुअल बॉन्ड को भारत में शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसका प्रस्ताव सेबी लेकर आई है। ये बॉन्ड खास तौर पर जो पेंशन फंड और बीमा कंपनियां हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन बॉन्ड्स में लंबे समय का निवेश किया जाता है और इसके जरिए उनकी एक नियमित सालाना इनकम होती है उस निवेश के बदले, जिसका वो इस्तेमाल कंपनियां अपने कामकाज में करती हैं। भारत में कैसे आएंगे परपेचुअल बॉन्ड, इनके लिए सेबी तैयारी कर रहा है। फंड मैनेजर से बात की जा रही है। अगर भारत में परपेचुअल बॉन्ड आते हैं तो भारत के बॉन्ड बाजार की गहराई बढ़ाने में और उसका आकार बढ़ाने में मदद मिलेगी। बुधवार को आरबीआई की तरफ से 6 से 8 फरवरी को जो बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी किए गए, यानी कि उसके मुख्य अंश जारी किए गए। इस बैठक के बाद आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी, लेकिन मिनट से पता चला कि एमपीसी के सदस्यों के बीच ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर एक राय नहीं थी। 2 सदस्य ऐसा मानते थे कि ब्याज दरों को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे ग्रोथ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आने वाले दिनों में दिक्कत होगी। बैठक में महंगाई को लेकर भी आशंका जताई गई कि आने वाले दिनों में महंगाई चिंता का विषय बनी रह सकती है, लेकिन साथ में ये कहा गया कि पॉलिसी दरों में ज़्यादा बढ़ोतरी भी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। तोहरी छुरी है, महंगाई बढ़ने दें तो दिक्कत, ब्याज दरें जरूरत से ज़्यादा बढ़ा दें तो दिक्कत। सर, पहला सवाल महंगाई पर, महंगाई को लेकर अब क्या संभावना बनती दिख रही है? जैसे जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट के आकलन या आर्थिक विकास दर में तेज गिरावट के आकलन प्रत्यक्ष रूप से सामने आते जा रहे हैं। तिमाही के आंकड़ों पर भी हमने हाल में बात की, जो पिछली तिमाही थी और अंतिम तिमाही के आंकड़े और भी दबाव में रहने वाले हैं और अगले साल भी भारत के आर्थिक विकास दर में गिरावट होने वाली है। रिजर्व बैंक की दुविधा बढ़ती जा रही है कि वो ब्याज दरें ऊंची रखकर महंगाई को नियंत्रित करे या अर्थव्यवस्था को सस्ते कर्ज का सहारा दे। और इस दुविधा की वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई हाल में, उसमें स्पष्ट रूप से 2 राय दिखाई दी। कुछ 2 अर्थशास्त्री अब ये कह रहे थे कि बहुत हो गया ब्याज दरों में बढ़ोतरी, इसे रोका जाना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ रिजर्व बैंक के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और कुछ सदस्यों का मानना था कि महंगाई अभी भी बड़ी चुनौती है और महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक गवर्नर का जो शब्द था कि हमारा अनवेवरिंग कमिटमेंट है इसको रोकने के लिए और इसलिए हम इसे इस कमिटमेंट में के कारण बाजार में ब्याज दरों में सख्ती बनाए रखेंगे। महंगाई को लेकर दुविधा यह है कि नवंबर दिसंबर के आसपास शुभम सरकार और रिजर्व बैंक कुछ हद तक मुतमईन से दिख रहे थे, कुछ हद तक रिलैक्स दिख रहे थे कि महंगाई नियंत्रण में आ गई है, काबू में आ गई है। लेकिन अब महंगाई का जो खाद्य महंगाई का जो नया और प्रचंड स्वरूप निकल कर बाहर आया जनवरी में, जिसके आंकड़े हमने फरवरी में देखे, और अब जबकि
खाद्य महंगाई की दृष्टि से तीन बड़ी चुनौतियां सामने दिख रही हैं। एक तो रबी की फसल के ऊपर तापमान बढ़ने का और उत्पादन घटने का साया है, जबकि सरकार इतना अनाज बाजार में बेच चुकी है, पर कीमतें कम में गिरावट नहीं दिख रही है। दूसरी चीज़, मानसून को लेकर बढ़ने वाली आशंकाएं महंगाई पर दबाव बनाएंगी। और तीसरी चीज़, जो कंपनियां लगातार अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ा रही हैं कच्चे माल की लागत बढ़ने के कारण। ये तीनों महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं जो महंगाई के मोर्चे पर रिजर्व बैंक की एक और हार की भविष्यवाणी करते दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए रिजर्व बैंक के लिए मजबूरी है कि वो महंगाई को लेकर अपना दबाव, महंगाई को कम करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे। और यही वजह थी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में विशेषज्ञों का या जो अर्थशास्त्री मौजूद थे उनका कहना था कि अब आर्थिक विकास दर को मदद दी जानी चाहिए, पर केंद्रीय बैंक इसकी हिम्मत नहीं जुटा सका, क्योंकि केंद्रीय बैंकों का बुनियादी मैंडेट सबसे पहला या बुनियादी धर्म या जिम्मेदारी उनकी ये होती है कि वो मनी सप्लाई के जरिए बाजार में महंगाई को रोकें। तो रिजर्व बैंक उसमें कमिटेड दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार में और नॉर्थ ब्लॉक में और बैंक स्ट्रीट के बीच अब वो दुविधा आनी शुरू हो गई है कि ग्रोथ बचाई जाए या महंगाई रोकी जाए। सर, अगला सवाल ब्याज दरों पर ही, जो सीधे ग्रोथ से जुड़ा है, उसका रिश्ता सीधा ग्रोथ से, वहां अगली संभावनाएं आपको क्या बनती दिख रही हैं? जो संभावना भी दिखाई दे रही है कि अगली मौद्रिक नीति में जो अगर हम फाइन प्रिंट को सबको पढ़ें या जो मौद्रिक नीति की के मिनट्स हमारे सामने हैं उनको पढ़ने की कोशिश करें और अलग अलग टिप्पणियां जो आई हैं आरबीआई की तरफ से, उस हिसाब से शुभम ऐसा लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट की एक और बढ़ोतरी शायद आने वाले समय में अगली मौद्रिक पॉलिसी में आएगी। और इसके साथ ही भारत की जो ब्याज दरें हैं वो हाल फिलहाल के दशकों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच जाएंगी। सरकार के बॉन्ड यील्ड तो 7.25 और 7.3% के आसपास बनी हुई हैं। इसके बाद शायद, तब तक ये साल खत्म हो लेगा, नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा, इसके बाद शायद रिजर्व बैंक पॉज देने की कोशिश करेगा। रिजर्व बैंक ब्याज दरों को बढ़ाने के लिए कुछ समय का इंतजार करेगा। पर एक मिनट ठहर जाइए, अगर आपको लगता है कि ब्याज दरें कम होने लगेंगी, रिजर्व बैंक की तरफ से इस तरीके का कोई संकेत नहीं है कि इस साल ब्याज दरों में कमी की प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। यानी हो सकता है रिजर्व बैंक बढ़ोतरी की प्रक्रिया को रोक दे, कुछ समय तक ठहर जाए और उसका असर बाजार में देखे, लेकिन ब्याज दरों में कमी की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। यहाँ एक और बड़ी दुविधा रिजर्व बैंक की जो दिखती है, इतने लंबे समय से, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया भारत में ब्याज दरें बढ़ते बढ़ते, पिछले साल अप्रैल मई से बढ़ोतरी शुरू हुई थी और अब वापस 1 साल खत्म होने जा रहा है। इतनी लंबी बढ़ोतरी के बाद भी महंगाई रिजर्व बैंक के लक्ष्य के नियंत्रण के आसपास नहीं पहुंच रही। खासतौर से खाद्य महंगाई और कोर महंगाई का दबाव बना हुआ है। तो अगर मानसून ठीक रहता है, एल निनो का असर नहीं होता है, रबी की फसल थोड़ी बेहतर रहती है, तो शायद रिजर्व बैंक इस बढ़ोतरी को पॉज के तौर पर ले सकता है, थोड़े समय के लिए टाल सकता है। लेकिन कमी में कटौती की गुंजाइश तो शायद अगले 6 महीनों में या अगली 2-3 मौद्रिक नीतियों में नहीं दिखाई देती। तो अगर आप कर्ज ले रखा है आपने, अगर आपके पास होम लोन है और आपके पास कर्ज है, तो आप ये ध्यान रखिए कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी बनी रहेगी और अगर महंगाई ज़्यादा बढ़ी तो शायद बढ़ोतरी और ज़्यादा आ सकती है। तो यदि आप अपने कर्ज का सही ढंग से मैनेजमेंट, संतुलन करना चाहते हैं, तो आप देखें कि आप अगर अपना कर्ज कुछ चुका सकते हैं तो चुका दीजिए, क्योंकि ये कर्ज की महंगाई अभी थोड़ी लंबी चलेगी। और एमपीसी के मिनट आए आरबीआई की तरफ से। अमेरिका में फेडरल रिजर्व की तरफ से भी बुधवार को जो हाल में बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी किए गए। वहां भी कमोवेश ऐसा ही हाल था। सेंट्रल बैंक भविष्य में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रख सकता है, ऐसे संकेत मिले। मिनट्स में कहा गया कि महंगाई घटाने के लिए रिजर्व बैंक के उठाए गए कदमों का असर तो जरूर पड़ा, लेकिन महंगाई अभी भी बैंक के लक्ष्य 2% से काफी ऊपर है। ऐसे में भविष्य में ब्याज दरों में बढ़ोतरी और हो सकती है। सर, इस मिनट्स का, इनकी बात जब आए, इसका बाजार पर क्या असर दिखा? बाजार पे स्वाभाविक असर था। यहाँ भी ये संभावना थी कि शायद फेडरल रिजर्व अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को थोड़ा धीमा करेगा, रोकेगा। बाजार में मंदी दूर होने की उम्मीद दिखने लगी थी। हमने कमोडिटीज़ की कीमतों में एक रिवाइवल देखा था, डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखी थी। वो सारी बिसात, वो सारे जो फार्मूले थे वो पलट गए, क्योंकि अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वहाँ की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है फेडरल रिजर्व की, वो भी ये संकेत दे रही है कि महंगाई की लड़ाई तो अभी जीती ही नहीं गई, अभी तो बहुत दूर है, 2% की मंजिल है फेडरल रिजर्व के लिए, महंगाई को 2% तक रोकना है। तो ऐसी स्थिति में वापस हमने कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी, क्योंकि कच्चे तेल की मांग बढ़ने की गुंजाइश दिख रही थी। अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी रुकती और अगले 3 महीनों में थोड़ा थमते केंद्रीय बैंक दुनिया के, तो शायद अर्थव्यवस्थाओं में रिकवरी की रफ्तार तेज होती। लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी, $80 के आसपास कच्चे तेल की कीमतें हैं बावजूद इसके, जबकि यूरोप में युद्ध की आशंकाएं और ज़्यादा हैं और युद्ध को बढ़ने की संभावनाएं दिख रही हैं। डॉलर इंडेक्स मजबूती की तरफ गया, क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ने की संभावना है। तो अब पूरी बिसात जो हम दिसंबर के अंत तक
भारत और अमेरिका खास तौर पर अगर आप देखें और दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाएं देखें, दोनों जगह नवंबर के बाद से लेकर दिसंबर के दौरान हमें सोच रहे थे कि नए साल की शुरुआत तक महंगाई नियंत्रित हो जाएगी, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया रुक जाएगी, अगर कम नहीं होना शुरू होगी तो रुक जाएगी। पर अब दो कम से कम बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, भारत और अमेरिका, एक बार फिर ब्याज दरें बढ़ाने की तरफ बढ़ा रहे हैं। सरकार के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हो रही देरी की वजह से करीब 60% प्रोजेक्ट को पूरा करने की लागत बढ़ गई है। करीब 1454 सरकारी प्रोजेक्ट पर सरकार की रिपोर्ट में ये कहा गया कि प्रोजेक्ट में हो रही देरी की वजह से लागत करीब 22% बढ़ गई है, यानी 4,46,000 करोड़ रुपए बढ़ गई लागत। पहले इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में जो लागत आ रही थी वो 20 लाख करोड़ के आसपास आ रही थी। एग्जैक्ट अगर आप देखें तो 20,59,000 करोड़ की लागत आ रही थी, आंकी गई थी ऐसी लागत आएगी। लेकिन अब ये अनुमान है कि ये प्रोजेक्ट पूरा करने में 25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। इन सभी प्रोजेक्ट्स में वो प्रोजेक्ट शामिल हैं जिन पर लागत 150 करोड़ रुपए से ऊपर आंकी गई थी, यानी ये देश के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। सर, कौन से विभागों से जुड़े हैं ये प्रोजेक्ट्स? शो में याद होगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने और सरकार ने पिछले साल एक गतिशक्ति नाम की कार्यक्रम लॉन्च किया था। गतिशक्ति कार्यक्रम का लक्ष्य ही था कि जो परियोजनाएं समय से पीछे चल रही हैं, जिन परियोजनाओं पर काम धीमे चल रहा है, उन्हें तेज किया जा सके। ये आंकड़ा आपके लिए, ये जानकारी आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि यही वो प्रमुख परियोजनाएं हैं 1000-1200 के आसपास, जिनमें सरकार के कैपेक्स का पूंजी खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा जाता है। यही जो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात बजटों में सुनते हैं, उसका एक बहुत बड़ा चंक इन्हीं परियोजनाओं में जाता है। यह माना जाता है कि ये परियोजनाएं अगर समय पर पूरी होंगी तो रोजगार बढ़ेगा, सीमेंट स्टील की मांग बढ़ेगी, जिन अर्थव्यवस्थाओं के करीब ये बन रही हैं वहाँ लोकल इकोनॉमीज में उससे बढ़ोतरी दिखाई देगी, ग्रोथ दिखाई देगी। लेकिन फिर भारत की सरकारें ऐतिहासिक रूप से परियोजनाओं को डिले करने में, समय पर न लागू करने के लिए कुख्यात है, और वो समस्या में फिर सामने दिखाई दे रही। 1454 प्रोजेक्ट्स में से केवल 10 परियोजनाएं ऐसी हैं जो अपने समय से आगे चल रही हैं। केवल 10 परियोजनाएं ऐसी दिखाई दे रही। सबसे खराब हालत वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के तहत आने वाली परियोजनाओं की है। यहाँ कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट से लगभग 200% ऊपर हो चुकी है। 193% के आसपास कॉस्ट का ओवररन दिखाई दे रहा है। 41 के आसपास ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है। दूसरे नंबर पर रेलवे है। रेलवे की परियोजनाओं में कॉस्ट ओवररन करीब 68% से ज़्यादा है, यानी उनकी लागत अपने निर्धारित जो बुनियादी कार्यक्रम था जहाँ से शुरू हुए थे 68% उनकी लागत बढ़ चुकी है। ये दो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, और इनके खाते में काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या है परियोजनाओं की जो विलंब से चल रही हैं। और अब जबकि हम आने वाले समय में सरकार की तरफ से और ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर का कमिटमेंट देख रहे हैं, या अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए, मांग लाने के लिए ज़्यादा पूंजी निवेश की ज़रूरत है सरकार की तरफ से, तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही परियोजनाएं हैं। इन्हीं परियोजनाओं के जरिए सारा निवेश पहुंचना है, पर सारी कोशिशों के बाद, गतिशक्ति के बाद भी ये गुत्थी का हल नहीं निकल रहा है। सरकार अपनी परियोजनाएं समय पर लागू नहीं कर पा रही है। चलिए अब रुख करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों का। आज अदानी समूह के साथ साथ दिन की सबसे बड़ी खबर विदेशी निवेश भी है। विदेशी निवेश, जैसा मैंने आपको बताया, 2 रास्तों से आता है और दोनों ही रास्तों पे काफ़ी रुकावटें दिख रही हैं, जिसकी वजह से ये निवेश नहीं आ पा रहा है। लेकिन पहले शुरुआत हम हर रोज की तरह अदानी समूह के साथ करते हैं। दिन की सबसे बड़ी खबर क्योंकि यही है। अदानी समूह के शेयरों में सबसे पहले आज का हाल देखिए। आज का हाल ये था कि करीब 4 शेयरों में फिर से लोअर सर्किट लगा था। अदानी ग्रीन, अदानी पावर, अदानी टोटल और अदानी ट्रांसमिशन सब 5% नीचे थे। अदानी एंटरप्राइजेज आज फिर 1.25% नीचे था, कल 11% की गिरावट थी, हमने आपको बताया था। एसीसी आज फिर करीब 1% नीचे था। अंबुजा सीमेंट 0.5% ऊपर था, और अदानी पोर्ट्स में कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है। पीछे हमने अपर सर्किट भी लग के देखे थे, आज फिर शेयर 1.25% ऊपर है। कुछ विदेशी निवेशक इसमें खरीदारी कर रहे हैं, ऐसी खबरें भी थीं। समूह की 10वीं कंपनी एनडीटीवी फ्लैट रही, जहां खुली वहीं लगभग 0.5% से भी कम की गिरावट के साथ बंद हुई। तो बाजार में हाल ये है कि शेयर टूटते जा रहे हैं, बिकवाली बढ़ती जा रही है, लोग भर भर के शेयर बेच रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 24 जनवरी को आई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि कंपनियां ऐसी हैं जिनमें 25% तक की गिरावट, वैल्यूएशन ज़्यादा है, वहाँ तक गिरावट आ सकती है। और तब से लेके अब तक ग्रुप की 3 कंपनियां ऐसी हैं, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल और अदानी ट्रांसमिशन, जिनके शेयर लगभग 80% तक गिर चुके हैं। आप मान के चलिए कि कुल 19 लाख करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू थी 24 जनवरी को अदानी ग्रुप की, जो घटकर अब सिर्फ 7 करोड़ रुपए रह गई है। 19 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़ रह गई, यानी
12 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप अदानी समूह की साफ हो गई। 19 लाख करोड़ों से आप सीधे 7 लाख करोड़ों पर आ गए हैं और अभी भी गिरावट जारी है। ऐसा नहीं है कि 7 लाख करोड़ों पर आकर भी आप थम गए हैं, इसके बाद भी ये गिरावट जारी है। अब एक खबर जो कंपनी की तरफ से और आई, कंपनी के एक अधिकारी ने इंटरव्यू दिया और उसमें उसने कहा कि भारतीय बैंक से जो कर्ज ले रखा है उसको लौटाना कंपनी की वरीयता है, प्राथमिकता है। पहले वो भारतीय बैंकों से लिया गया कर्ज लौटाएंगे, उसके बाद विदेशी बैंकों से लिए गए कर्ज पर देखेंगे, क्योंकि वहां उन्हें कोई बहुत चिंता नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात कही सर उन्होंने कहा कि भारतीय बैंक नाम देखकर कर्ज देते हैं, विदेशी बैंक क्रेडिट देखकर कर्ज देते हैं। सर, तो पहला सवाल ये कि शेयरों में जो ये गिरावट आई है, इतनी ज्यादा गिरावट आई है, इसका क्या असर भविष्य पर, कंपनी के भविष्य पर पड़ेगा? अडानी समूह का पूरा कामकाज, अडानी समूह की पूरी छवि और साख शेयर बाजार में इस समूह के स्टॉक्स की परफॉर्मेंस पर केंद्रित थी और उस परफॉर्मेंस के आधार पर ही सरकार ने कंपनी ने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग लेकर आई थी, जो कि जिसे वापस लेना पड़ा। कई तरीके से कंपनियां अपनी साख बनाने की कोशिश करती हैं और अडानी समूह ने पिछले 2 साल में अपने स्टॉक्स की वैल्यूज़ के आधार पर, स्टॉक की कीमत बढ़ाने के आधार पर अपनी साख तैयार की थी और इसलिए जब जब चुनौतियां या सवाल उठने शुरू हुए तो वहां से कंपनी के शेयरों में तेज गिरावट आई। अब आप इसमें विशेषज्ञ 2 हिस्सों में बैठे हुए हैं। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि कंपनी के स्टॉक्स ओवर वैल्यूड थे और इसलिए उनमें इतनी तेजी से गिरावट आई, जबकि दूसरी तरफ लोगों का मानना है कि समस्या तो कंपनी के कर्ज में थी, स्टॉक्स में नहीं थी। पर अब ये गुत्थी ऐसी उलझकर वहां पहुंच गई है जहां जो कंपनी के भरोसे का सबसे बड़ा आधार था, उसके स्टॉक्स जहां अच्छी वैल्यूएशन थी, लोग लगातार खरीद रहे थे, उनमें तेज बिकवाली दिखाई दे रही है। हिंडनबर्ग ने 85% के डाउन साइड का टारगेट दिया था। 3 स्टॉक्स तो कंपनी के 80% के आसपास आ ही चुके हैं और बाकी पूरे ग्रुप की जो वैल्यूएशन है वो करीब 60% के आसपास टूट चुकी है। इतने बड़े ग्रुप की वैल्यूएशन 60% के आसपास टूटना निवेशकों की दृष्टि से, साख की दृष्टि से बेहद चुनौतीपूर्ण है और इसीलिए कंपनी की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही हैं कि साख को बचाया जा सके। लेकिन जैसा लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई हफ्तों से कि इन सारी चीज़ों का असर कंपनी के से जुड़े हुए स्टॉक से जुड़े सेंटिमेंट पर नहीं दिख रहा है। 1-2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं लेकिन उनमें फिर वापस बिकवाली आ जाती है। तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक समूह बाजार को, शेयर बाजार को और निवेशकों को यह भरोसा नहीं दे पाया है कि इस संकट से उबरने का रास्ता उसके पास मिल गया है। तो रास्ता निकालने की कोशिशों में कर्ज कम करना सबसे महत्वपूर्ण कोशिश है जो हमें दिख रही है। बिल्कुल, शेयरों की गिरावट ठीक है, हमको पता चलती है 60% है, 80% है। एक बार आप सोच के देखिए कि 52 हफ्तों की जो ऊंचाई है अडानी ग्रीन की वो 3048 रुपए थी, यानी कि 23 जनवरी को जब आप बैठे तो 3000 रुपए का शेयर लेके बैठे थे, जिसकी कीमत आज 512 रुपए रह गई। 3000 रुपए का शेयर 512 रुपए का रह गया। अदानी ट्रांसमिशन 4238 रुपए का हाई है इसका 52 वीक का, 4238 रुपए एक शेयर का भाव था, जो अब घट के 749 रुपए रह गया। और अदानी टोटल, इस कंपनी का भाव था 3998 रुपए, यानी ये भी 4000 रुपए का शेयर था, जो गिरकर अब 793 रुपए रह गया। और अदानी की जो फ्लैगशिप कंपनी है अदानी एंटरप्राइजेज, उसका भी हाल कमोवेश ऐसा ही था। अदानी एंटरप्राइज का 4182, मतलब हर शेयर 4000 रुपए का है। ये 4200 रुपए का शेयर था जो अब घटकर 1383 पर ट्रेड कर रहा है। ये जरूर ऐसा शेयर है जिसमें मूवमेंट दिखाता हो, जो वापस 2000 रुपए के आसपास पहुंचने की कोशिश की थी, वहां से फिर एक बार गिरने लगा था। अदानी पोर्ट्स, ठीक है, गिरावट यहां भी है, लेकिन ये 987 का शेयर था, अभी भी 550-600 के आसपास चल रहा है। यहां आप ये मान सकते हैं कि चलिए बाजार में गिरावट है थोड़ी बहुत, लेकिन वहां आप गिरावट सोचिए, 4200 का शेयर 500-700 रुपए में बिक गया। तो जो गिरावट से जो संकट है जिसका अंशुमान जी ने जिक्र किया, वो वाकई गहरा होता दिख रहा है। सर, अगला सवाल, बैंकों का जो कर्ज चुकाने पर, भारतीय बैंकों के कर्ज चुकाने पर प्राथमिकता है, विदेशी में नहीं, क्या मतलब है इसका? शुभम, कर्ज के साथ हमें एक बात और समझना जरूरी है। लोगों के दिमाग में सवाल हमेशा होगा कि चारों तरफ से, तमाम अलग अलग जगह से कोशिशों के बाद भी ये विश्वास है साख शेयर बाजार में शेयरों की क्यों नहीं लौट रही। अगर आप गौर से पिछले 1 महीने का घटनाक्रम देखें तो भारतीय बैंकों ने आश्वस्त किया निवेशकों को कि उनका कर्ज संकट में नहीं फंसा हुआ है। भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी ने आश्वस्त किया कि उसको नुकसान नहीं हो रहा है। भारत के जो रेगुलेटर्स थे उन्होंने परोक्ष रूप से जांच की हो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अडानी समूह के खिलाफ अभी ऐसी कोई जांच पड़ताल, कोई बड़े स्तर का की जांच की घोषणा नहीं की गई, क्योंकि बाजार के सेंटिमेंट को बेहतर रखा जाए। सरकार ने तो अदालत में अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हुए कहा कि बाजार का सेंटिमेंट खराब हो जाएगा, इसलिए वो बंद पैकेट में रिपोर्ट देना चाहती, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। इन सारी परिस्थितियों के बाद भी शेयर निवेशक क्या देख रहे हैं ऐसा अडानी समूह में, जो
बाकी सारे लोग उन्हें समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा। ये सबसे बड़ी गुत्थी है जिसे संभालने की कोशिश अडानी समूह ने पिछले 1 महीने में की, पर संभलती नहीं दिख रही है और यहीं से विश्वास का संकट बाजार में स्टॉक निवेशकों के बीच में है। उसे ही दूर करने की कोशिश के अगले चरण के तौर पर अडानी समूह अपने कर्ज में कमी कर रहा है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कर्ज में सबसे पहले जब अडानी समूह जैसे बड़े समूह जो किसी देश के भारत के जीडीपी का करीब 1.2% के बराबर का कर्ज अडानी समूह पर था, तो जब ऐसे ग्रुप अपने कर्ज की कमी शुरू करते हैं या कटौती शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो अनसिक्योर्ड लोन कम करना शुरू करते हैं कि जिनके अनसिक्योर्ड लोन होते उनकी कोशिश शुरू हुई। अडानी समूह के कर्ज की एक और बुनियादी और पेचीदा स्थिति यह है कि इसका बड़ा कर्ज इसके स्टॉक्स के बदले लिया गया था, क्योंकि स्टॉक्स की वैल्यू इतनी हाई थी, इसे शुभम ने बताई कि 4,000 रुपए के आसपास थी। स्टॉक्स को एसेट्स मानकर बैंकों को दिखाया गया और उसके बदले कर्ज लिया गया। तो जैसे ही उल्टी गिनती शुरू हुई, जैसे ही घबराहट और बेचैनी शुरू हुई, अडानी समूह के स्टॉक्स गिरना शुरू हुए, कोई रास्ता नहीं था कि बैंकों के पास जाकर उस कर्ज की या तो वापसी की जाए या स्टॉक्स की आपूर्ति बढ़ाई जाए। अभी भी ताजी जो आंकड़े हमने आपसे डिस्कस किए थे 2 दिन पहले मनी सेंट्रल में कि अडानी समूह की प्लेजेस अभी भी काफ़ी हाई हैं। अडानी समूह की तरफ से गिरवी रखे गए स्टॉक और उनके बदले लिया गया कर्ज काफ़ी हाई है। अब जो कर्ज पुनर्गठन स्कीम के छोटे संकेत हमको मिलना शुरू हैं, उसमें शायद अडानी समूह सबसे पहले भारतीय बैंकों के कर्ज को चुकाने की कोशिश करेगा, जो कि जिसका हिस्सा करीब 20% है अडानी समूह के टोटल कर्ज में। ऐसा क्यों कर रहा है अडानी समूह, जबकि भारतीय बैंकों को ने तो ये कहा था कि उनके एक्सपोजर को कोई रिस्क नहीं है। इसके लिए बैंकिंग स्टॉक्स की स्थिति देखने की जरूरत है। अडानी समूह में गिरावट का जितनी तेज गिरावट दिख रही है उसका असर हमें परोक्ष रूप से भारत में बैंकिंग स्टॉक्स में की साख पर भी और उनकी संभावनाओं पर भी दिख रहा है। अगर आप अडानी समूह के घटनाक्रम के बाद से बैंक निफ्टी की गिरावट को ट्रैक करें तो आपको दिखाई देगा कि ये दोनों घटनाक्रम एक दूसरे के समानांतर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शायद ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम भारतीय बैंकों का ऐसा कर्ज जो तत्काल चुकाया जा सके उसे चुकाया जाए। पर एक बहुत बड़ी देनदारी विदेश की भी है, बॉन्ड्स की भी है, कमर्शियल पेपर्स की भी है। अडानी समूह का एक बड़ा है कर्ज, लगभग 80% के आसपास कर्ज विदेश की कंपनियों से लिया गया है, बॉन्ड के तौर पर लिया गया। वो कैसे चुकाया जाएगा, कंपनी को अपना कितना कैश फ्लो उसके लिए कुर्बान करना पड़ेगा, कारोबारों को कितना सीमित करना पड़ेगा, ये चीज़ें हमें बाद में पता चलेंगी। बिल्कुल, मतलब ये कहा जा सकता है कि अडानी ग्रुप के जो शेयर थे वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़े थे और लिफ्ट से नीचे उतर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली दूसरी बड़ी खबर, दुनिया भर में भारत भले ही तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था हो, लेकिन देश में विदेशी निवेश में कमी देखी जा रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई में 15% की गिरावट आई। इस दौरान एफडीआई के जरिए 36.75 अरब डॉलर का निवेश आया। उधर शेयर बाजार में भी विदेशी निवेशकों की बिकवाली बनी हुई है। 2023 में 22 फरवरी तक विदेशी संस्थागत निवेशक 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेच चुके हैं। 2022 में भी 1.25 लाख करोड़ के आसपास 1,21,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे गए थे। सर, विदेशी निवेश का ये आंकड़ा क्या बताता है? विदेशी निवेश में गिरावट, लंबे समय बाद हमने विदेशी निवेश में गिरावट देखी। इसकी कई वजह है। इसका एक हिस्सा तो भारत के शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली जो पिछले पूरे साल से हम देख रहे थे, तो अडानी का एपिसोड नहीं था। पूरा 2022 का पूरा साल भारत के लिए चुनौतीपूर्ण रहा जब विदेशी निवेशकों ने बाजार में लगातार बिकवाली की। पर दूसरा पहलू ये कि जो बाकी एफडीआई भी भारत में आता है, जो सीधा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है, उसमें भी गिरावट आई है। भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश सर्विसेज सेक्टर में आता है, वहाँ पे कमी आई। फिर ट्रेडिंग सेक्टर में, ड्रग और फार्मास्यूटिकल्स में, इन सेक्टर्स में विदेशी निवेश में कमी आई है। उसके अलावा केमिकल्स में भी हमें गिरावट दिखाई दे रही है। और अगर आप इंडिया के एफडीआई फ्लो का आंकड़ा मंथ के आधार पर भी देखें तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सुस्ती आने वाली है, आर्थिक विकास दर में जो गिरावट आने वाली है, उसका असर विदेशी निवेशकों के उत्साह पर पड़ता दिखाई दे रहा है। एक और बड़ा पहलू विदेशी निवेश में गिरावट का ये भी है कि एक स्टार्टअप सेक्टर में जो प्राइवेट इक्विटी आती है, जो वेंचर कैपिटल फंड आते हैं, उसमें भी बड़ी तेज गिरावट हमने पिछले 1 साल के दौरान देखी है। सर, ये जो शेयर बाजार में बिकवाली का आंकड़ा है, जो शॉर्ट पोजीशन बनती दिख रही है, ऐसी खबरें, उसका क्या मतलब है? ये शायद बाजार की अपने आप में सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण खबर है। और जैसा शुभम ने आपको बताया, अडानी समूह के स्टॉक्स की गिरावट, और इसको अगर बाजार की व्यापक रोशनी में देखा जाए तो ताजे आंकड़े बताते हैं कि जो विदेशी निवेशकों ने
इंडेक्स के डेरिवेटिव्स हैं जिनमें उनमें जो जिनमें डेरिवेटिव्स में वो ट्रेड करते हैं, उनमें जो शॉर्ट पोजीशन बना रखी हैं, शॉर्ट सी पोजीशन का मतलब जहां वो बिकवाली करने के इच्छुक हैं, उनको लगता है कि चीज़ें और गिरेंगी और बिकवाली कर सकते हैं। शुभम, उनका लेवल नवंबर 2016 के बाद सबसे ऊंचा है। नवंबर 2016 का मतलब ये कि जिस समय सरकार भारत ने नोटबंदी की थी और 87% करेंसी वापस ली गई थी, उस समय विदेशी निवेशक भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर शेयर बाजार में बिकवाली की जो पोजीशंस बनाए हुए थे, जो शॉर्ट सेलिंग पोजीशन बनाए हुए थे डेरिवेटिव्स में, उससे ज़्यादा पोजीशंस इस समय बाजार में खड़ी हुई हैं। ये आंकड़े भीतर से जो निकलते हैं शॉर्ट पोजीशन के, वो बता रहे हैं। और हाईएस्ट ये है क्योंकि नेट शॉर्ट पोजीशन करीब 4,47,593 कॉन्टैक्ट्स है, जो बुधवार का आंकड़ा है। अब इसे अगर हम भीतर से गहराई से समझने की कोशिश करें तो भारतीय बाजार में जब आपको पिछले एक हफ्ते से लगातार या तो इंडेक्स को फ्लैट दिखता है या तेज गिरावट दिखती है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इस सेंटीमेंट की वजह है। इसी सेंटीमेंट की वजह से विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में लंबे समय से बिकवाल बने हुए हैं। और आप ये भी मान सकते हैं कि अगर शेयर बाजार में आप निवेशक हैं तो बाजार में आप सतर्क होकर निवेश करें। केवल विक्स इंडेक्स ही आपको बढ़ोतरी नहीं बता रहा है, अगर इन शॉर्ट पोजीशन को आप ट्रैक करने की कोशिश करें तो विदेशी निवेशक आने वाले समय में भी बिकवाली करते रहेंगे। इस बात के संकेत भी बाजार में हमें मिल रहे हैं। तो ये बाजार के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण दौर है जो अभी हमें फरवरी के दौरान बनता दिखाई दे रहा है। तो एक तो बड़े बेलवेदर जो बड़े स्टॉक्स हैं जो बड़ी कंपनियां हैं, उनके नतीजे भी पिछले क्वार्टर के मिले जुले आए, बहुत उत्साहवर्धक नहीं आए। दूसरी चीज़, बाजार की प्रमुख कंपनी अडानी समूह के साथ सेंटीमेंट टूटा। और तीसरी चीज़ है कि विदेशी निवेशक अभी बाजार में अपनी बिकवाली लंबे समय तक जारी रख सकते हैं। कम से कम बाजार में फॉरवर्ड पोजीशंस के, डेरिवेटिव्स के, शॉर्ट्स के आंकड़े यही बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मनी सेंट्रल झटपट। चीन की सरकार ने अपनी सभी सरकारी कंपनियों को कहा है कि ऑडिटिंग के लिए दुनिया की 4 दिग्गज ऑडिटिंग कंपनी यानी डेलॉयट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी और ईवाई की सेवा से परहेज करें और ऑडिट के लिए इन कंपनियों के साथ नए सिरे से कॉन्टैक्ट ना करें। सरकार ने कहा है कि ऑडिटिंग के लिए चीन की घरेलू कंपनियों की सेवाएं लें। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने 10 मिनट में फूड डिलीवरी करने वाली सेवा जोमेटो इंस्टेंट को बंद कर दिया है। उसके बदले जोमेटो एवरीडे नाम से नई सेवा शुरू की है, जिसके जरिए सस्ते और घर जैसे बने खाने की डिलीवरी की जाएगी। क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स ने नॉन कंज्यूमेबल टोकन यानी एनएफटी की ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया है। बुधवार को एक्सचेंज की तरफ से एनएफटी प्लेटफॉर्म को बंद करने की घोषणा की गई। हालांकि एक्सचेंज की तरफ से यह भी कहा गया कि ट्रेडर एनएफटी के ट्रेड करना चाहते हैं तो ओपन सी प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर सकते हैं। सर, कोई टिप्पणी आपकी? इन 3 खबरों में महत्वपूर्ण खबर चीन की तरफ से आ रही। चीन ने अपने यहाँ दुनिया की जो प्रमुख ऑडिट एजेंसियां हैं उनको अपनी कंपनियों का ऑडिट करने से रोक दिया है। आपको याद होगा कि पिछले पूरे साल चीन की कंपनियों के अमेरिका के बाजार में सूचीकरण और चीन की कंपनियों के कामकाज पर नज़र रखने के लिए अमेरिका के जो रेगुलेटर्स थे उनके और चीन के बीच में विवाद चला था। ऐसा माना जा रहा है कि चीन अपनी कंपनियों के कामकाज को और उनके ऑडिट को अपने देश के भीतर ही सीमित रखना चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे जाहिर नहीं होने देना चाहता। इस घटना पर दुनिया के रेगुलेटर्स क्या प्रतिक्रिया करेंगे, स्टॉक मार्केट के रेगुलेटर्स क्या प्रतिक्रिया करेंगे, इस पर हमारी नज़र रहेगी। क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां ट्रांसपेरेंटली चीन की कंपनियों का ऑडिट नहीं कर पाएंगी तो शेयर बाजार में चीन की कंपनियों के लिए भरोसे की समस्या आ सकती है। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।